जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं P2 वर्कशीट ऑफ चैप्टर स्पेस फिजिक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटोरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 लाइट ईयर, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डाटा दिया हो 4.2 लाइट ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि लाइट कितने साल चलती रही, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 1 लाइट ईयर किसको कहते हैं? अगर लाइट ईयर डिस्टेंस कवर करे किस स्पीड से? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करे, और कितने दिन ट्रैवल करती रहे? 365 डेज अगर ट्रैवल करती रहे इस स्पीड से, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है हम उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। इसका मतलब है 4.2 लाइट ईयर्स। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है? तो इसका मतलब है ये हमसे काफी दूर है। सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? टेलीस्कोप इमेजेस ऑफ प्रोक्सिमा सेंटोरी शोज दैट इट वाज 4.2 years ago। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप उससे इमेजेस लोगे तो इसका मतलब है आप जिस टाइम उसके इमेजेस ले रहे हो, तो इमेजेस कैसे लोगे? जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आएगी स्टूडेंट्स, और लाइट आते आते 4.2 years लगा देगी। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक हो गया? अब जब वो इतने साल लगाएगी 4.2 years, और इसमें वो 4.2 लाइट ईयर्स डिस्टेंस भी कवर करेगी, तो इमेजिन करो कि जिस टाइम आपके पास इमेजेस आएंगे वो तो उसका पास्ट बन गया होगा। क्या ख्याल है? क्यों? क्योंकि लाइट आते आते, अब ये देखिएगा जरा, यहां से इस हैंड से लाइट, इमेजिन करो लाइट आ रही है और ये मेरा हैंड है, तो लाइट जब तक ये लाइट आ रही है, ये लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके आ रही यहां तक पहुंची, और पहुंचते पहुंचते कई साल ले लिए, तो इस टाइम जो लाइट मेरे पास रिसीव हुई है वो तो इसका पास्ट है 4.2 साल पहले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई होप सो कि ये चीज इजी हो गई होगी आपके लिए, ठीक है? तो बात तो वैलिड लगती है हमें। इफ अ स्पेस क्राफ्ट नियर प्रोक्सिमा सेंटोरी सेंड अ रेडियो मैसेज टू द अर्थ, इट वुड टेक 4.2 years टू अराइव। बिल्कुल बात ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं ये भी तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लियर? प्रोक्सिमा सेंटोरी इज आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी। नहीं जी, ये आउटसाइड नहीं है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक स्टार है स्टूडेंट्स। तो आपने अगर ये आपको नहीं मालूम था तो गूगल पे ज़रा सर्च कर लें, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी गेन कर लें। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है, बाहर का स्टार नहीं है। ओके हो गया? सो 1, 2 एंड 3, तो तीसरा तो है नहीं, इसको हम क्रॉस कर दे तो 1 एंड 2 ओनली, तो बी मेरे ख्याल से हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। द सन हैज़ अ मास ऑफ दिस वन 2 इंटू 10⁻30 kg, विच एलिमेंट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ। तो बेटा याद रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सन में होती है। क्लियर हो गया? क्यों होती है हाइड्रोजन? ताकि ये फ्यूजन रिएक्शन करे, और फ्यूजन रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? हमें हीलियम मिलता है। ये बातें याद रखिएगा, बार बार ये बातें इंशाल्लाह रिपीट होंगी। सो बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। द एनर्जी जनरेटेड इन अ स्टेबल स्टार कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस। अभी बताया है बेटा, हाइड्रोजन न्यूक्लाई ज्वाइन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होती है, उससे क्या मिलता है? ह्यूमंगस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, और इसके साथ साथ हमें हीलियम न्यूक्लाई मिलता है। तो बाकी आप सब बेटा ऑप्शन पढ़ लो, लेकिन मैं इसका करेक्ट ऑप्शन की तरफ सिर्फ जाता हूं। तो इसका जो डी है बेटा वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी आपको बताया। मैं रिएक्शन भी आपको लिख देता हूँ, हालांकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, दिस वन। ओके, सो ये हमें देता है He, हीलियम न्यूक्लाई प्लस एनर्जी। अब याद रखिए कि स्टूडेंट्स ये इतना रिएक्शन सिंपल नहीं होता, ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है। लेकिन चूंकि हम आईजीसी की कोर्स के मुताबिक चल रहे हैं तो हमें एज इट इज़ रिएक्शन आपको समझाना है। लेकिन परहैप्स ए लेवल में जाके थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस कर लो, या बड़ी क्लासेस में जाके आप इसको डेप्थ से देख लेंगे, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू मेक 1 कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ? जी, इस्लामिक मंथ। ऐसा है कि नहीं है? दैट्स मीन अगर 1 कंप्लीट हम मून के मुताबिक अपने इस्लामिक मंथ को चेंज करते हैं, और आपको पता है कि वो 29.5 डेज इस किस्म के लेता है। सो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना कर देते हैं? 1 मंथ। सो 1 मंथ ऑफ द इज बेसिकली द ल्यूनियर साइकिल ऑफ मून। ऑल क्लियर? ओके, 2 क्वांटिटीज डिफाइन द हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट का फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स? v इज इक्वल टू h0d। तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ या रिसीडिंग वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, एंड डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड d? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो देख लें इसमें v इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर
ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो गया, या ए ठीक हो गया या सी ठीक होगा। क्लियर हो गया। सो द नेक्स्ट इज एस्टिमेट फॉर एच नॉट। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान जब मैंने हबल कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू मेमोराइज द वैल्यू ऑफ द हबल कांस्टेंट विच इज बेसिकली 73 और 75 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक, और ये दूसरी वैल्यू मैंने बताई थी इन टर्म्स ऑफ टाइम विच इज 2.2 इंटू 10⁻⁻18 पर सेकेंड। तो ये मैंने बेटा वैल्यू आपको बताई थी। आई होप सो कि आपको याद होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। विच डाटा इज नीडेड टू एवरेज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। जी बेटा, टॉपिक अगर एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी का पढ़ा है या ऑर्बिटल स्पीड का, तो मैं आपको ज़रा दोबारा बता देता हूँ। v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो सिंपल सी बात हो गई। वेलोसिटी फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है। ऑलराइट, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये एक एवरेज वेलोसिटी है, सो ये फार्मूला थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, अब जरा ध्यान दें, अर्थ हो गई, प्लैनेट्स हो गए, ये क्या कर रही है? तो सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं ना। क्या ख्याल है? बार बार सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर जो चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है उसका डिस्टेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो उसको हम बेटा कैसे लिखते हैं? 2πr। ऑलराइट, आर रेडियस नहीं होता किसी प्लैनेट का, किसी भी स्टार का, किसी भी गैलेक्सी का रेडियस नहीं है। ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक? एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक। दैट्स मीन सन से अर्थ तक का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक हो गया। ये आर क्या है? आर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, फॉर इमेजिन कर लो तो मैं आर की डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, दिस इज द सन, ओके, एंड हियर द अर्थ इज रिवॉल्विंग। सो हमने यहाँ पे बना लिया कि ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? अर्थ तक ये डिस्टेंस है आर है। ठीक हो गया, बात समझ आई? तो किसी प्लैनेट का रेडियस नहीं है, इस पूरे एलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट का ये रेडियस है। आई होप सो कि इस दो चीजों को आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टूडेंट्स टाइम क्या है? टाइम है बेटा आपके पास, टाइम पीरियड है एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। हमें एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए होता है। ठीक हो गया। तो हमें कितनी चीजें चाहिए बेटा? v चाहिए ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए ऑब्वियसली, तो r चाहिए, उसके साथ हमें t चाहिए। बस दो चीजें चाहिए हमें। ऑलराइट, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो डिस्टेंस तो चाहिए ना सैटेलाइट का सेंटर ऑफ द प्लैनेट से। इसका मतलब है ये तो चाहिए हमें। तो ये भी a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c नहीं अब हो सकता, और d भी हो सकता है। ऑलराइट, हमने तीन ऑप्शन को टिक कर लिया। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट हमें नहीं चाहिए होता, रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो इसने तो कहा वह चाहिए, तो इसको क्रॉस कर दो, हमें नहीं चाहिए। बी ठीक हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मेरे ख्याल से एक ही ठीक हो गया, यहीं से पता चल गया। आगे फिर भी चले जाते हैं। द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट, तो हमें पीरियड ऑफ रोटेशन नहीं चाहिए होता। आरी बात समझ, हमें टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन चाहिए। द टाइम फॉर द सैटेलाइट टू ऑर्बिट द प्लैनेट वंस, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट, तो हमें कंप्लीट रोटेशन नहीं चाहिए, हमें नहीं पता कि वो कितनी दफा चक्कर लगा रहा है, हमें फाइंड आउट ही नहीं करना। हमें इस फार्मूले के तहत दो चीजें चाहिए, आर चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। टाइम इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वन कंप्लीट ऑसिलेशन एंड आर इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लैनेट टू द अदर प्लैनेट और बेसिकली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। क्लियर हो गया। तो ये चीज आई होप सो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो बी बेटा आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट द मिल्की वे इज करेक्ट? इट इज अ गैलेक्सी। अच्छा, ये क्यों बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि कुछ आसान भी आ जाते हैं। इसका बेसिकली पर्पस बेटा ये है कि चूंकि आपको पता है ये सिर्फ 2023 के पेपर्स में ही आपको स्पेस फिजिक्स के P2 और P4 के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब जो सिर्फ एक्सटेंडेड सिलेबस है हमारा, उसमें बहुत थोड़े हमें मिलेंगे। ठीक है, 10-15 मिल जाएंगे या मुश्किल से 8-9 हो सकते हैं मिल जाए। तो मैंने इनके साथ कोर वाले भी ऐड कर दिए ताकि एक दफ़ा आपको गो थ्रू हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस तरह कोर में भी आ सकते हैं और एक्सटेंडेड में भी आ सकते हैं। तो जो ईजी है बस उसको अंडरस्टैंड कर लो। ओके, द सन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स विच आर दीज। तो अगेन मैंने बताया था हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में कौन होता है? हाइड्रोजन, तभी तो हीलियम बनता है। ऑलराइट, तो हाइड्रोजन बेसिकली फ्यूल की तरह सन का है। तो जिस दिन ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा बेटा, उस दिन जो सन है वो हमारा क्या बन जाएगा?
रेड जाइंट बन जाएगा। रेड जाइंट से फिर क्या बनेगा, फिर वो कोलैप्स करेगा, वाइट डॉर्फ बनेगा और फिर बात मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक वो प्लेनेटरी नेब्यूला भी बनेगी। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द प्लानट इन अवर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्लानट। ओके बेटा, अब ज़रा देखना, ज़रा ध्यान से देखना। मैं किस तरह याद किया भाई, ये MEM, यहाँ पे सन बनाओ। तो सन के करीब कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे कर लेते हैं। सो एम वेम, ऐसे याद कर लो, एम वेम। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो चार हैं, ये रॉकी हैं। इसका मतलब है जब भी सोलर सिस्टम बनता है या नए प्लैनेट्स बनते हैं और वो किसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट, तो जितना जो रॉकी और हार्ड मटेरियल का होता है वो उतना करीब रहता है, और जो गैशियस होता है, लाइट इन वेट होता है, वो उतना दूर दूर जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये रॉकी हो गया। इसके बाद कौन कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके हो गया, चलो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक हो गया, एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, गैशियस होते हैं। ठीक है, सो हमारा क्या है, नियरेस्ट कौन सा, मरकरी नियरेस्ट होता है बेटा, तो 9 का जो है वो हमारा ए आंसर हो गया। एन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व रेड शिफ्ट इन द फ्रॉम द डिस्टेंस गैलेक्सी, विच स्टेटमेंट अबाउट द रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या कहता है, एक चीज़ के बारे में हाईलाइट करता है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, रेड शिफ्ट से ही फिर हबल कांस्टेंट आता है, हबल ला आता है, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट मिलके फिर दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे चल रहे होते हैं, बिग बैंग थ्योरी और यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग भी आपकी चल रही होती है। ठीक हो गया, तो रेड शिफ्ट क्या बताता है, गैलेक्सीज दूर जा रही है। यही से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर गैलेक्सीज दूर जा रही हैं तो किसी टाइम पे तो ये एक जैसी भी होंगी, और कोई धमाका हुआ होगा और अब ये हमेशा के लिए दूर जा रही है। तो इट इज डिक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट। नहीं जी, वेवलेंथ में रेड लाइट की डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, गलत बोल रही है। इट इज द एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ओह माय गॉड, नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, इट्स एक्सपैंडिंग। इट इज द यूनिवर्स दैट इज एक्सपैंडिंग एंड सपोर्ट द बिग बैंग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जस्ट बिकॉज रेड शिफ्ट इज द व्हेन लाइट इज रिसीडिंग अपीयर्स ब्लू। नहीं जी, ब्लू नहीं हमें मिलती, हमें रेड मिलती है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसकी रीज़न है कि ये सारी बातें हमने की हुई हैं, तो अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना बैठ जाऊँ तो ये बोरिंग हो जाएगा। So which stages in the life cycle of a star are listed in the order that they occur? Okay, so हम start करते हैं। इमेजिन कर लो एक स्टेबल स्टार हो गया, जैसे हमारा सन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट क्या बनता है, रेड जाइंट बनता है, और रेड जाइंट से दो चीज़ें मिलती हैं, प्लैनेटरी नेब्यूला, और दूसरी चीज़ हमें मिलती है इसी से वाइट डॉर्फ मिलता है। इसके अगर पहले जाओगे तो आपको एक प्रोटोस्टार मिलेगा। ले जी, प्रोटोस्टार। चलो जी बेटा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला ऑप्शन देखो, ए क्या है, इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड, नेब्यूला की बात कर रहे हैं। गुड, शाबाश, नेब्यूला लिख लेते हैं हम भी। उससे क्या बनता है, स्टेबल स्टार। और प्रोटो नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, प्रोटोस्टार पहले बनता है, स्टेबल स्टार बाद में बनता है। क्रॉस कर दे बेटा इसको, प्रोटोस्टार, रेड जाइंट, देन स्टेबल स्टार। नहीं, सीक्वेंस आपके सामने लिख दिए, रेड जाइंट, वाइट डॉर्फ, प्रोटोस्टार। अगेन रॉन्ग, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एक ही बच गया। पढ़ लेते हैं, स्टेबल स्टार, रेड जाइंट बेटा एंड वाइट डॉर्फ। तो ये हमारे उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। विच न्यूक्लियर रिएक्शंस पावर अ स्टेबल स्टार। हाँ जी, हमारे सन को क्या चीज पावर कर रही है, कौन सा रिएक्शन है, बहुत दफा बेटा बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं, मिलते हैं आपस में, हीलियम बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई प्रोड्यूसिंग हीलियम। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अ स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7000 किलोमीटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी स्पेस फिजिक्स के P2 या P4 में जहां भी बेटा जी ये स्पीड की बात करेगा ना, स्पीड की, यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड 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 स्पीड, तो बेटा याद रखिएगा आपका फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या लगता है, 2πr डिवाइडेड बाई टी। ये बात याद रखनी है आपने। ओके ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आई हो सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, समझाया था मैंने। सो व्हाट इज द स्पीड, सो स्पीड स्टूडेंट्स क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड 2πr डिवाइडेड बाई टी।
सो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ये देखो अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है 7000 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास डी नहीं होगा, ये आर ही हो गया, जो कि आप यहां पुट करोगे, इसी हो गया। पर ये नीचे टी क्या है, ये तो टाइम पीरियड है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, देखते हैं आगे ऑसिलेशन गिवन है कि नहीं गिवन। इट मेक्स 15 ऑर्बिट्स इन एवरी 24 पीरियड। 15 चक्कर लगा रहा है 24 घंटों में। आपको क्या चाहिए, आपको तो एक ऑसिलेशन चाहिए कि एक कंप्लीट ऑर्बिट में कितना टाइम लगता है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल यूज कर लें। यहां पे आप लिख लो ऑर्बिट, यहां पे आप लिख लो टाइम पीरियड, इसी हो गया। ओके, अब जरा ध्यान दो, रेशियो प्रोपोर्शन यूज करते हैं। 15 चक्कर लगा रहा है बेटा कितने घंटों में, 24 घंटों में। हमें कितना चाहिए, हमें तो वन ऑसिलेशन का चाहिए ना, तो हमें वन ऑर्बिट का टाइम चाहिए, और ये वन ऑर्बिट का टाइम पीरियड कितना होगा, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में करते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 24, सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 15 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1.6 सेकेंड। इसका मतलब है कि यही जो सैटेलाइट है ये 1.6, मैंने कुछ गलत कर दिया, यस 1.6 आवर्स 1.6 आवर्स ले रहा है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए। ऑलराइट, तो अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं हम ये। तो इसको मैं x से रिमूव करके t लिख दूं। आई होप सो कि ये चीज आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई व्हाट इज r, इट्स 7000 divided by what is t, 1.6 hours. So what is v, I think it's 27 something, so 27,000 is your correct answer. ये बेटा करवा दिया आपका, इसका यही होता है, ठीक है। Nearest to the sun. What is the definition of Hubble constant? So v is directly proportional to गलत बोल रहा हूँ, v is h naught d. So you have to define h naught. हबल कांस्टेंट को डिफाइन करना है ना, हबल लॉ को डिफाइन नहीं करना, ठीक है। सो हबल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रीसीडिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी। तो इसका जो आंसर है 15 का, वो द रेशियो ऑफ द स्पीड एट विच द गैलेक्सी इज रिसीडिंग, यही है आपका, ठीक है। बाकी देखो रेशियो का कई वर्ड यूज नहीं किया, तो इसको वैसे ही फिर आप पढ़ भी लो तो तब भी गलत होंगे, ना पढ़ो तो तब भी गुजारा चल जाएगा। कॉमेट्स क्या होते हैं, आइस बॉल्स होते हैं, ठीक है, पढ़ाया था पूरे टॉपिक में। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे सन के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो किसी जगह पे सन इनके करीब होता है, किसी जगह पे सन इनसे दूर होता है। तो जब ये करीब आते हैं तो ये अपने पीछे ट्रेल्स छोड़ते हैं, कुछ आइंस की और कुछ गैसेस की। हमने बात की हुई कॉमेट्स में लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपको नहीं पता कॉमेट्स क्या होते हैं तो वो ज़रा डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनके पहली बात ये कि इनके ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। तो शेप ऑफ ऑर्बिट एलिप्टिकल इन दोनों में से एक ठीक होगा। पोजीशन ऑफ द सन, क्या पोजीशन ऑफ द सन अकॉर्डिंग टू द कॉमेट्स सेंटर में होती है या थोड़ी सी कहीं पे करीब होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे डिस्टेंस कम है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। सो सी इज नॉट योर करेक्ट आंसर, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट द सोलर सिस्टम इज करेक्ट, क्या कौन सी ठीक होगी जी। ऑल प्लैनेट्स आर द रॉकी, नहीं जी। ओनली द अर्थ हैज़ द मून, ये बात वैलिड लग रही है। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ये भी बात ठीक है। अच्छा, सोलर सिस्टम की बात हो रही है, ना मून तो और पे भी है, दूसरे प्लैनेट्स पे हैं। सॉरी तो प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, मेरे ख्याल से ये होगा। देयर आर मैनी स्टार इन द, तो 17 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। सोलर सिस्टम में स्टार्स नहीं है, प्लैनेट्स हैं। ऑलराइट, डी इसलिए मैंने गलत किया। सो विच क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द सुपरनोवा इन अ डिस्टेंस। ये बेटा याद कर लें, ये हमारा काम तो नहीं है। इसको किस तरह से ये फाइंड आउट करेगा सुपरनोवा की एक्सप्लोजन को देख के, उससे जो लाइट निकलती है उसकी लाइट की इंटेंसिटी को देख के, उसके पैटर्न को देख के क्या मिलता है, ये आप एज इट इज़ याद करोगे। क्योंकि इसका फार्मूला मैं दिखाना चाहता नहीं, वो बड़ा सा फार्मूला है जिसमें नेचुरल लॉग का फैक्टर इन्वॉल्व है, एक लाइट के पैटर्न की इन्वॉल्व है, वेवलेंथ इन्वॉल्व है, ओरिजिनल वेवलेंथ इन्वॉल्व है, तो फिर वहाँ से ये डिस्टेंस निकलता है। सो इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। विच क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द सुपरनोवा इन अ डिस्टेंस गैलेक्सी। तो याद रखिएगा सुपरनोवा की हम ब्राइटनेस देखते हैं। तो साइंटिस्ट करते क्या हैं, एक दफ़ा उसी गैलेक्सी का हम रिकॉर्ड रख लेते हैं और
उसमें उसका ओरिजिनल लाइट का डाटा होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है, हम उसका एक ओरिजिनल स्पेक्ट्रम अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। ओके हो गया। जब सुपरनोवा होता है तो जब सुपरनोवा से लाइट निकलती है फिर वो डाटा हम अपने पास रिसीव कर लेते हैं उस डाटा को, फिर उन दोनों डाटा को कंपेयर करते हैं और जो डिफरेंस होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। उस डिफरेंस जो हमने निकाला है दो वेवलेंथ्स के दरमियान, दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान, उस वेवलेंथ उस फ्रीक्वेंसीज को फिर हम यूज करते हैं और डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ निकाल लेते हैं। सो बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो ये बात आप लोगों ने काइंडली याद रखी, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। सो विच रो, ओके, सो विच रो डिस्क्राइब द पावर सोर्स ऑफ फॉर अ स्टेबल स्टार। सो फ्यूजन होता है बेटा, फ्यूजन कभी भी सन में नहीं होता, तो फ्यूजन होता है, फ्यूजन भी यूरेनियम का नहीं होता, हाइड्रोजन का होता है। सो 19 का आपका सी आंसर है। ठीक है, बस इस एमसीक्यूज को मैंने कहा था, इसको आपने एज इट इज याद रखना है। अब मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता कि वो फार्मूला क्या है, हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हम उसकी डेप्थ में इतना ज़्यादा जा नहीं सकते। लेकिन मैंने जो टू द पॉइंट चीज़ अभी बता दी वो ये कि सुपरनोवा की जब भी एक्सप्लोजन होती है तो हम उससे डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूला, बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल स्टेप्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो लाइट इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी हम तक आ रही होती है, हम उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल स्पेक्ट्रम से। ऑलराइट, फिर जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम फार्मूला में पुट करते हैं, तो उससे हमें आसानी से डी फाइंड आउट हो जाता है। और डी क्या है आपके पास? डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी होता है। आई होप सो के P2 बेटा आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं P4 के क्वेश्चन, जो कि इंशाल्लाह आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और P4 के हम सिर्फ एक्सटेंडेड के करेंगे, कोर के नहीं करेंगे, क्योंकि कोर के आप खुद कर लीजिएगा, वो ईजी होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।